अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे और अज़ीज़ बच्चों, जैसा कि आप जानते हो कि JKSCERT की तरफ से क्लास 8th के लिए मॉडल पेपर्स ऑलरेडी इजरा किए जा चुके हैं। उन्हीं मॉडल पेपर्स में मैथमेटिक्स का मॉडल पेपर इस वीडियो के अंदर सॉल्व करने की एक कोशिश की जाएगी। देखा जाए तो इस मॉडल पेपर के अंदर कुल मिलाकर 14 क्वेश्चंस पूछे गए और इन 14 क्वेश्चंस को 4 सेक्शंस के अंदर डिवाइड किया गया है। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी। सेक्शन ए में सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा गया और वो क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, जिसे हम शॉर्ट में MCQ कहते हैं। इसमें 8 मजीद क्वेश्चंस पूछे गए और हर एक क्वेश्चन जो है वो कैरी करता है 1 मार्क। इसमें आपको 4 क्वेश्चन के अंदर 4 चॉइसेस मिलेंगे और आपको सही वाली चॉइस जो है उसे चूज करना है। सेक्शन बी के अंदर 5 क्वेश्चंस पूछे गए हैं और हर एक क्वेश्चन जो है उसके 2 मार्क्स हैं और कोई भी चॉइस इसके अंदर नहीं है। ये 5 के 5 क्वेश्चंस आपको करने हैं। सेक्शन सी जो है इसमें कुल मिलाकर 6 क्वेश्चंस हैं। फुल चॉइस है। आपको 6 क्वेश्चंस में सिर्फ और सिर्फ 4 क्वेश्चंस करने हैं और हर एक क्वेश्चन जो है वो कैरी करता है 3 मार्क्स। उसके बाद सेक्शन डी जो है इसमें कुल मिलाकर 2 क्वेश्चंस पूछे गए और 2 क्वेश्चंस कैरी करते हैं 5 मार्क्स। हर एक क्वेश्चन 5 मार्क्स कैरी करता है। लेकिन यहां पर इंटरनल चॉइस है, जैसा कि इस सेक्शन के अंदर आपको क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 13 जो है इसमें 2 क्वेश्चंस हैं, आपको 2 में से एक करना है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 14 जो है इसमें भी 2 क्वेश्चंस हैं, आपको 2 में से जो आपको आता है या जो आपकी मर्जी हो वो क्वेश्चन कर सकते हो और एक क्वेश्चन जो है उसे छोड़ सकते हो। इसको कहते हैं इंटरनल चॉइस। तो यहां पर इंटरनल चॉइस है। तो सेक्शन सी जो है इसमें फुल चॉइस है, सिर्फ 6 में से 4 क्वेश्चंस करने हैं और सेक्शन बी जो है इसमें आपको 5 के 5 क्वेश्चंस करने हैं। सेक्शन ए जो है ये MCQ का सेक्शन है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, एक एक करके इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करें। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 कर लेते हैं। सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 1 है और सेक्शन ए में सिर्फ एक ही क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर आपको 8 MCQs पूछे गए हैं। तो सबसे पहला पार्ट हम लेते हैं, पार्ट ए। रेशियो ऑफ 1/2 to 4 इज, हमें बताना है 1/2 और 4 का जो रेशियो है वो कितना आएगा। इसी चीज को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 1/2 इज टू 4 की जगह 4/1 लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है जिसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता है उसके डिनोमिनेटर में 1 होता है। आगे 1/2 ये जो रेशियो है इसको मैंने होल डिवाइड बनाया और नीचे रखेंगे 4/1 इज इक्वल टू, ये है 1/2 और ये जो होल डिवाइड है ये मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होगा और 4 डिवाइडेड बाय 1 जो है इसका रेसिप्रोकल बनेगा 1/4। अब जैसा कि आपको बीच में नजर आ रहा है मल्टीप्लाई का ऑपरेशन है, तो यहां पर न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर होगा, डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर होगा। 1 इंटू 1 1 एंड 2 4 आर 8, तो 1/8 का मतलब है 1:8। ये आपका आंसर है। ऑप्शंस में चेक करें तो पार्ट नंबर 2 जो है ये आपका आंसर है। इसी तरह से पार्ट बी पे चलेंगे तो क्वेश्चन जो है दिया हुआ है, नंबर ऑफ टैप्स एंड द टाइम टेकन टू फिल अ वाटर टैंक। दिस स्टेटमेंट शोज नंबर 1 डायरेक्ट प्रोपोर्शन, नंबर 2 इनवर्स प्रोपोर्शन। स्टेटमेंट दिया हुआ है नंबर ऑफ टैप्स और दूसरा है टाइम टेकन टू फिल अ टैंक। अगर हमारे पास ज्यादा टैप्स होंगे, ज्यादा नल होंगे, तो उन ज्यादा नलों को कम टाइम लगेगा वाटर टैंक को फिल करने में। अगर हमारे पास कम वाटर टैप्स हो तो उन्हें ज्यादा टाइम लगेगा एक वाटर टैंक को फिल करने में। मतलब नंबर ऑफ टैप्स और टाइम टेकन जो है ये इनवर्सली प्रोपोर्शन है, इनवर्सली प्रोपोर्शन। तो इसमें जब देखा जाए तो ये सेकंड पार्ट इनवर्स प्रोपोर्शन में है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है अगर एक क्वांटिटी बढ़ेगी तो दूसरी क्वांटिटी भी प्रोपोर्शनेटली बढ़ती है। इनवर्स प्रोपोर्शन का मतलब होता है अगर एक क्वांटिटी या एक एलिमेंट बढ़ रहा है तो दूसरा एलिमेंट कम हो रहा है। तो यहां पर अगर नंबर ऑफ टैप्स हम बढ़ा देंगे तो टाइम टेकन कम हो जाएगा, अगर हम नंबर ऑफ टैप्स को घटा देंगे तो टाइम टेकन ज्यादा हो जाएगा। सो इसका आंसर इनवर्सली प्रोपोर्शन आएगा। उसके बाद पार्ट सी यानी कि तीसरा पार्ट,
क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे, फिर इसका आंसर जो है वो कैलकुलेट करेंगे। दिया हुआ है द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम गिवन इन द स्क्वायर ग्रिड इज क्लोज टू। ये जो सामने फिगर आपको नजर आ रही है ये एक पैरेललोग्राम है, ए बी सी डी, ये एक पैरेललोग्राम है। और पैरेललोग्राम जो है इसके अपोजिट साइड्स जो है वो इक्वल होते हैं और पैरेलल भी होते हैं, इक्वल भी होते हैं और पैरेलल भी होते हैं। हमें बोला जा रहा है आप बताओ इसका जो एरिया है वो कितना होगा। इसका एरिया कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम इज इक्वल्ड बेस इनटू आल्टीट्यूड, ये फॉर्मूला है। अब हम इससे जाने फिगर से बेस को निकालेंगे और आल्टीट्यूड को। दिस इज द बेस, यहां से लेकर यहां तक हमें ये जो स्क्वायर ग्रिड्स हैं इनको काउंट करना है। ये एक, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। इसका मतलब है डी से लेकर सी तक जो बेस है ये 5 स्क्वायर ग्रिड से बनी हुई है। तो हम इसका जो ये लेते हैं, इसकी लेंथ या बेस जो लेते हैं वो लेते हैं 5 यूनिट्स। इसको मल्टीप्लाई करना है अल्टीट्यूड से यानी कि हाइट से। तो हाइट ये नहीं हो सकती है, हाइट ये नहीं हो सकती है। हाइट जो है यहाँ से हम ड्रॉ करेंगे एक परपेंडिकुलर बेस पर, ये इसकी हाइट कहलाएगी। अब इसको मैंने खुद नाम दिया है ए ई, तो ए ई इसकी हाइट है। तो ए से लेकर ई तक हम देखते हैं कितने स्क्वायर ग्रिड्स आते हैं। ये पहला स्क्वायर ग्रिड, ये दूसरा और ये तीसरा, यानी कि 3 यूनिट्स आते हैं, 3 यूनिट्स। 5 को मल्टीप्लाई लगा दो 3 से तो 15 आएगा। यूनिट्स इंटू यूनिट्स बनता है स्क्वायर यूनिट्स। तो ये इसका आंसर है, ऑप्शन पहला। इस तरह से ये क्वेश्चन करना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, डी पार्ट। कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है व्हेन वी डिवाइड अ नंबर, अगर हम किसी नंबर को डिवाइड कर लेते हैं किससे, 6 से। मानो कि वो नंबर x है, इसको हमने 6 से डिवाइड किया तो ये रिमाइंडर छोड़ता है 5, इसमें रिमाइंडर आता है 5। फिर आगे व्हाट विल बी द रिमाइंडर, क्या रिमाइंडर आ सकता है व्हेन द सेम नंबर यानी कि यही x इज डिवाइडेड बाय 3, अगर हम इसी नंबर को 3 से डिवाइड करें। जब हमने इसको 6 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आया 5। अगर इसी नंबर को डिवाइड करते हैं 3 से, आपसे पूछा जा रहा है कि बताएं कि रिमाइंडर क्या आ सकता है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं 2 एग्जांपल्स लेता हूं और 2 एग्जांपल से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहला, मैंने 17 को डिवाइड किया 6 से। पहला 6 का टेबल पढ़ते हैं तो 6 2s are 12 आता है, 6 3s are 18, वो बड़ा होगा, 6 2 are 12, तो रिमाइंडर 5। मुझे खुद ऐसा नंबर लेना है कि मेरा रिमाइंडर जो है 6 के साथ डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 5 आना चाहिए। दूसरा, मैंने लिया 35, इसको भी 6 से डिवाइड किया, 6 का टेबल पढ़ा, 6 5 are 30, तो यहां से भी रिमाइंडर क्या आया, 5। अब हम यही दो यानी कि यही 17 और यही 35, इन दोनों नंबर्स को अलग अलग 3 से डिवाइड करेंगे। पहले इसको डिवाइड करते हैं, 17 को डिवाइड करते हैं 3 से, 3 का टेबल पढ़ते हैं, 3 5 are 15, तो यहां पर 17 में से 15 निकालेंगे तो रिमाइंडर 2 आ रहा है। यानी कि जब मैंने 17 को 6 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आया 5। अब इसी 17 को जब मैंने 3 से डिवाइड किया तो मेरा रिमाइंडर 2 आ रहा है। यही तो मेरा क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द रिमाइंडर। दूसरा देखते हैं, क्रॉस चेक कर लेते हैं, कंफर्म कर लेते हैं। अब 35 को 3 से डिवाइड कर लेते हैं तो ये 3 1 r 3 आएगा, ऊपर से 5 नीचे, 3 1 r 3, तो यहाँ रिमाइंडर आएगा 2। यहाँ पर भी रिमाइंडर 2 निकला। इसका मतलब ये है कि जब हम किसी नंबर को 6 से डिवाइड करें और अगर वहां पर 5 रिमाइंडर आया तो जब सेम नंबर को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो वहां रिमाइंडर 2 आएगा। तो इस वाले क्वेश्चन का जो आंसर है वो है थर्ड पार्ट 2। ये इसमें टिक मारें विद दिस एग्जांपल। वहां पर आपको एग्जांपल देने की जरूरत नहीं है, अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको सिर्फ टिक लगानी है। उसके बाद ई पार्ट है, यानी कि 5वां पार्ट। द गिवन पाई चार्ट शोज द कैटेगरी वाइज पॉपुलेशन इन ए विलेज। ये जो पाई चार्ट है, ये जो आपको साइड में दिख रहा है ये फिगर, ये पाई चार्ट है। पाई चार्ट में कैटेगरी वाइज पॉपुलेशन दिखा रहा है एक गांव की। इसमें जितनी भी पॉपुलेशन है उसमें 50% बच्चे हैं, उसमें 25% औरतें हैं और 25% मर्द है। व्हाट इज द रेशो बिटवीन द मेन एंड द चिल्ड्रन। आपको बताना है रेशो बिटवीन मेन एंड चिल्ड्रन। मेन कितने हैं, 25, लिखा 25 इज टू। चिल्ड्रन कितने हैं, 50, लिख दो। मेन की जगह नीचे 25 और चिल्ड्रन की जगह नीचे 50। 25 1 r 25, 25 2 r 50, तो इसका रेशो जो निकलेगा वो निकलेगा 1:2। ढूंढ ले यहां से, ये है 1:2, सेकेंड पार्ट इसका आंसर है। उसके बाद एफ पार्ट पे चलते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और इंटरेस्टिंग है। XYZ इज ए 3 डिजिट नंबर। XYZ जो है ये 3 डिजिट नंबर है। डिविजिबल बाय 2, ये एक ऐसा नंबर है
जो 2 से मुकम्मल तौर पर डिवाइड होता है, यानी कि रिमाइंडर अगर देखा जाए इसको 2 के साथ डिवाइड करने के बाद तो रिमाइंडर 0 आता है। द पॉसिबल वैल्यू ऑफ द डिजिट z, ये जो वंस प्लेस पर जो डिजिट है इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, क्या पॉसिबिलिटी है। हमें डिविजिबिलिटी टेस्ट पता होगा, अगर कोई भी नंबर जिसके वंस प्लेस पर या हम कहते हैं आखिरी डिजिट अगर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, यानी कि इवन नंबर, अगर वंस प्लेस पर इवन नंबर कितना भी बड़ा क्यों ना हो, लंबा सा नंबर है, अगर आपको वंस प्लेस पर इवन डिजिट दिखे तो वो सारा नंबर 2 से डिवाइड होता है। तो ये ऑप्शंस दिए हुए हैं, हमें बताना है कि इस z की जगह क्या हो सकता है। मैंने आपको कहा z की जगह अगर आपको डिवाइड करना है 2 से तो z की जगह 0 हो सकता है, z की जगह 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है। अगर इन डिजिट्स को छोड़कर कोई और डिजिट हो तो वो 2 से डिवाइड नहीं होगा। तो ये सारे ऑप्शंस हमें देखने हैं कि किस में है। ये पार्ट नंबर सेकंड में है सारे ऑप्शंस, 0, 2, 4, 6, 8 सारे के सारे ऑप्शंस वहां है। यानी कि अगर z की जगह 0 हो डिवाइड 2 से होगा, अगर z की जगह 2 हो डिवाइड 2 से होगा, अगर z की जगह 4 हो डिवाइड 2 से होगा, अगर z की जगह 6 हो डिवाइड 2 से होगा, अगर z की जगह 8 हो डिवाइड 2 से होगा। ये है इसका आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ 1/8 आइडेंटिफाई। इन चार ऑप्शंस में 1/8 की एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, आपको वो चूज करना है वो वाली कौन सी है। तो हम 1/8 लेते हैं और इसको थोड़ा सा ब्रेक करेंगे। कैसे? अगर हम 8 के फैक्टर्स निकालेंगे तो वो 2 इंटू 2 इंटू 2 बनता है। तो यहां से 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, 1 इंटू 1 इंटू 1 आंसर 1 ही आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 आंसर 8 आएगा। तो इस तरह की जो वैल्यू है उसको हम 1/2 सिंस से 3 है तो होल रेज पावर 3 कर लेते हैं। तो यहां से अगर आप देखेंगे 1/2 होल रेज पावर 3, थर्ड ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट एच पार्ट यानी कि 8th पार्ट, लास्ट वाला पार्ट। इफ द एरिया ऑफ वन फेस ऑफ क्यूबिकल बॉक्स इज 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये यहां पर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर है, देन इट्स टोटल सरफेस एरिया इज। अगर आपके पास एक क्यूबिकल बॉक्स है, क्यूबिकल, ये एक क्यूबिकल बॉक्स है, अगर एक फेस का यानी कि कोई भी हिस्सा लो, हमें पता है क्यूब क्या होता है, इसके तीन डायमेंशंस बराबर होते हैं, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट सब बराबर, लेंथ ए, ब्रेड्थ ए और हाइट भी ए, सब बराबर। अगर एक फेस का, इसमें 6 फेसेस होते हैं, अगर एक फेस का एरिया जो है वो 4 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो बताएं कि इसके जो बाकी सारे फेसेस हैं उनका टोटल सरफेस एरिया कितना आएगा। वो आएगा, चूंकि इसमें 6 फेसेस है तो मैंने 6 लिखा, और एक फेस जो है उसका एरिया जो है वो है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आंसर आएगा, इस 6 का मल्टीप्लाई होगा 4 से, 6 4 आर 24 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर है। ऑप्शंस में चेक करें तो सेकंड पार्ट जो है ये इसका आंसर है। सेक्शन ए कंप्लीट हुआ, 8 के 8 क्वेश्चन हमने किए। अब हम आते हैं सेक्शन बी पर। सेक्शन बी जो है इसमें 5 क्वेश्चन और हर क्वेश्चन कैरी करता है 2 मार्क्स। तो इस सेक्शन में आपको मिलेंगे 10 मार्क्स। तो इसमें पहला क्वेश्चन और ओवरऑल सेकंड क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करते हैं। 4 रेज़ टू पावर -3 इज अ पावर विद बेस 4। यस, इसमें बेस जो है वो 4 है और इसका एक्सपोनेंट या पावर जो है वो नेगेटिव है। बेस 4 है और पावर या एक्सपोनेंट जो है वो -3 है। एक्सप्रेस इट, इसी को एक्सप्रेस करो विद बेस 2, यानी कि 4 की जगह बेस 2 बना लो एंड पॉजिटिव एक्सपोनेंट, और नेगेटिव एक्सपोनेंट की जगह पॉजिटिव एक्सपोनेंट बनाना है। ये जब आप करोगे तो इसमें वैल्यू चेंज नहीं होना चाहिए, वैल्यू बरकरार रहना चाहिए। वैल्यू जो 4 रेज़ टू पावर -3 है यही वैल्यू रहना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ 4 के बदले आपको बेस 2 करनी है और पावर को या एक्सपोनेंट को आपने पॉजिटिव एक्सपोनेंट बनाना है। तो ये सॉल्व करने के लिए मैं लेता हूं 4 रेज़ टू पावर -3 इज इक्वल टू, 2 चीजें हैं इसमें। सबसे पहले इस बेस को 2 बनाते हैं, लेकिन 4 2 तब बनेगा जब आप इस 2 पर रेज़ टू पावर 2 लगा दोगे। तो आप 4 कहो या 2 रेज़ पावर 2, इनमें कोई अंतर, कोई फर्क नहीं है। ये 4 और ये 2 रेज़ पावर 2 जो है इनकी वैल्यू सेम है। होल रेज़ पावर -3, आगे ये 2 है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा, ये है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स में हमने पढ़ा है, 2 3 आर 6 यानी कि -6। अब 2 तो बेस बन चुकी है, यानी कि ये वाली कंडीशन फुलफिल हुई। अब हमें सिर्फ पावर को पॉजिटिव बनाना है। देखा जाए तो यहां पर पावर जो है वो नेगेटिव में है। अगर ये न्यूमरेटर में है और नेगेटिव है, इसको अगर डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो नेगेटिव पावर पॉजिटिव बनता है। अगर ये ऑलरेडी डिनोमिनेटर में है और नेगेटिव है, इसको न्यूमरेटर में लाओ तो ये पॉजिटिव बनता है। तो हमें इसके लिए
1/2 करना है, यानी कि मैंने इस बेस को डिनोमिनेटर में लिया। अब ये जो -6 है ये +6 बन जाएगा, या इवन आप इस तरह से भी लिख सकते हो 1/2 होल रेज पावर 6। ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है व्हेन वी ऐड हाफ ऑफ ए नंबर टू द नंबर इटसेल्फ वी गेट द रिजल्ट 3, व्हाट इज द नंबर। एज्यूम कर लेते हैं कि हमने एक नंबर लिया x, व्हेन वी ऐड, जब हम इसको ऐड करेंगे हाफ ऑफ ए नंबर टू द नंबर इटसेल्फ, इसका आधा यानी कि x/2, यस इसका आधा x/2, अपने ही नंबर को उसका आधा नंबर हमने ऐड किया, यानी कि 4 को हमने ऐड किया 2, यानी कि 4/2 वही 2 हुआ, तो वी गेट द रिजल्ट इक्वल टू 3। आपको बताना है व्हाट इज दैट नंबर। मैंने एज्यूम किया वो नंबर x है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहां देखें, जिसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता उसके डिनोमिनेटर में मैंने 1 लिखा। अब बीच में ऑपरेशन जो है वो है प्लस का, तो यहां पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी, यानी कि न्यूमरेटर इंटू डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर इंटू डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर। तो सबसे पहले x इंटू 2, 2x बीच में प्लस, फिर x इंटू 1 हो गया x होल डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 या 1 इंटू 2, 2 इक्वल टू यहाँ RHS में 3 ऐसे ही है। तो दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप 2x प्लस 1x, ये 3x हो गए इज इक्वल टू, ये डिनोमिनेटर में 2 जो है LHS साइड, अगर हम इसको RHS साइड लेंगे तो ये डिवाइड से उठकर मल्टीप्लिकेशन में जाता है, तो ये बनेगा 3 इंटू 2, 3 इंटू 2, यानी कि पहले ये 3 जो यहाँ मौजूद है वही मैंने लिखा, और इस 2 जो डिवाइड में था तो RHS में आकर मल्टीप्लाई बना। नेक्स्ट स्टेप, ये x जो है 3 और x मल्टीप्लिकेशन में है, अब इस 3 को यहाँ से उठाकर इस साइड लेंगे तो ये डिवाइड में जाएगा, तो यहाँ से पहले से ही मौजूद है 3 इंटू 2, तो डिवाइड में जाएगा 3, नीचे वाला 3 ऊपर वाला 3 जो है ये कैंसिल होंगे, तो x हमारा आंसर जो है वो 2 निकला। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, ग्राफ वाला क्वेश्चन है। द गिवन लाइन ग्राफ, यहां पर आप पिक्चर में देखोगे लाइन ग्राफ है, ये शोज द एक्चुअल एंड फोरकास्टेड टेम्परेचर। एक्चुअल टेम्परेचर जो है वो सॉलिड लाइन से दिखाया गया, और फोरकास्टेड जो टेम्परेचर है उसको डॉटेड लाइन से दिखाया गया। फॉर ईच डे ऑफ ए वीक, ये पूरे हफ्ते का है, यहां देखें नीचे एक्स एक्सीज में डे 1 से लेकर नहीं डे 10 तक है, 10 तक दिखाया है, यहां पर वीक लिखा है। ऑब्जर्व इट केयरफुली, इन ग्राफ्स को केयरफुली ऑब्जर्व करो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, और हमारे सवालों के जवाब दें। व्हाट वाज द फोरकास्टेड एंड एक्चुअल टेम्परेचर ऑफ डे 6, फॉर विच डे द फोरकास्टेड टेम्परेचर वाज लेस देन द एक्चुअल टेम्परेचर। सबसे पहले थोड़ा सा ग्राफ को समझने की कोशिश करेंगे। डे 1 में जो तापमान रहा है, जो टेम्परेचर है, यहां देखें ये टेम्परेचर है 3 डिग्री माने, यस 3 डिग्री माने, ठीक है, और जो फोरकास्ट किया गया था वो सॉलिड लाइन से, इसका डॉट यहां पर है, तो ये फोरकास्ट किया गया 4, ठीक। इसी तरह से हम देखेंगे एक्चुअल डे पर, डे 2 एक्चुअल टेम्परेचर 4 है और फोरकास्ट हुआ था लगभग 4.5 यानी कि 4.5, इस तरह से यहां पर। इसी तरह से हमें 2 क्वेश्चंस पूछे गए, बिल्कुल ये चीज समझने, अगर नहीं समझोगे तो समझ नहीं आएगी, ये क्वेश्चन जो है आंसर निकलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो यहां हम देखेंगे व्हाट वाज द फोरकास्टेड एंड एक्चुअल टेम्परेचर ऑफ डे 6, जो डे 6 है, हम डे 6 की तरफ जाएंगे, ये है, दिस इज डे 6। इस दिन एक्चुअल टेम्परेचर और फोरकास्टेड टेम्परेचर कितना था। देखो अगर देखा जाए तो सॉलिड लाइन का डॉट यानी कि पॉइंट जिसको हम कहते हैं, और डॉटेड लाइन का जो पॉइंट है वो सेम लाइन पर या सेम पॉइंट पर लाई करते हैं, ये देखें। तो इसका मतलब है उस दिन फोरकास्ट जो टेम्परेचर किया गया वो 4 था, और उस दिन एक्चुअल टेम्परेचर भी 4 था। तो हमें ये नहीं बताना है कि किस तरह का टेम्परेचर है, हमें ये बताना है कि व्हाट वाज द फोरकास्टेड एंड एक्चुअल टेम्परेचर, इट वाज सेम। इसका आंसर जो है वो आएगा इट वाज सेम, यानी कि व्हाट हैज बीन फोरकास्टेड, जो फोरकास्ट किया गया टेम्परेचर वो और एक्चुअल टेम्परेचर सेम था, और कितना था, इक्वल टू 4। अब ये डिग्री सेल्सियस भी हो सकता है, कुछ भी, ठीक है, हो गया ये पहला। दूसरा, फॉर विच डे द फोरकास्टेड टेम्परेचर वाज लेस, वो कौन सा दिन था, कौन सा दिन हमें बताना है, दिन का नाम बताना है। फोरकास्टेड टेम्परेचर जो है वो कम था, यानी कि जो फोरकास्ट किया गया टेम्परेचर वो कम है देन द एक्चुअल टेम्परेचर, असली वाले टेम्परेचर से। एक्चुअल फोरकास्टेड टेम्परेचर यहां पर अगर पहला दिन देखा जाए तो ये एक्चुअल है और ये फोरकास्ट, यहां फोरकास्टेड ज्यादा है, हमें कम बताना है। दूसरा दिन देखें तो यहां पर भी एक्चुअल और फोरकास्ट जो है, एक्चुअल कम है, फोरकास्ट ज्यादा है, हमें बताना है फोरकास्ट कम होना चाहिए। तो यहां पर अगर आप 10वें दिन पे आओगे, 10th डे, बाकी सब में अगर आप देखोगे डे 3 में बराबर है, डे 4 में फोरकास्टेड ज्यादा है, एक्चुअल कम है, डे 5 में भी फोरकास्टेड ज्यादा है, एक्चुअल कम है, डे 6 में बराबर है दोनों,
डे 7 में फोरकास्टेड ज़्यादा है और एक्चुअल कम है। डे 8 में एक्चुअल कम है, फोरकास्टेड ज़्यादा है। डे 9 में दोनों बराबर है, लेकिन 10th डे में फोरकास्टेड कम है और एक्चुअल ज़्यादा। यहाँ देखिए फोरकास्टेड 2 है और एक्चुअल टेम्परेचर जो उस दिन था वो 3 था। तो इसका मतलब है डे 10 ऑन विच डे, कौन सा दिन था, वो डे 10 था जब फोरकास्ट टेम्परेचर जो है वो कम था देन द एक्चुअल टेम्परेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, यूज प्रॉपर आइडेंटिटी टू फाइंड द वैल्यू। यूज प्रॉपर आइडेंटिटी, आइडेंटिटी का इस्तेमाल करना है और हमें वैल्यू निकालना है। ये 30 - 1 इंटू 30 + 1, इसको कंसिडर करो, ये है a - b इंटू a + b। ये एक आइडेंटिटी है जो कि बराबर है a² - b²। ठीक, तो यहां पर a जो है वो 30 है, यहाँ b जो है वो 1 है, यहाँ पर भी सेम रहेगा, बस अंतर ये साइंस 2 का है। तो a की जगह मैं 30 लूंगा, इसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, बिल्कुल सेम टू सेम 30 स्क्वायर, फिर माइनस माइनस b की जगह 1 लेंगे, इसके ऊपर भी स्क्वायर। 30 स्क्वायर का मतलब है 900, माइनस 1 पे स्क्वायर डाल दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये 1 ही रहेगा। तो 900 में से 1 निकालेंगे तो 899 इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है इफ द एरिया ऑफ द बेस ऑफ ए क्यूबॉइड is 12 centimeter and its height is 12 meter square and its height is 2 meter, find its value। क्यूबॉइड क्यूब से डिफरेंट होता है। क्यूब में लेंथ ब्रेड्थ और हाइट सेम होती है, लेकिन क्यूबॉइड में लेंथ ब्रेड्थ और हाइट तीनों डिफरेंट होती है। ये लेंथ है, ये क्यूबॉइड मैंने बनाया, ये ब्रेड्थ है और ये हाइट है, तीनों डिफरेंट है। हमें क्या निकालना है, हमें इसका वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम जो क्यूबॉइड का होता है वो बराबर होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। बेस की बात करें तो ये वाले सेक्शन की बात हो रही है, जो बेस नीचे, इसमें आपको 2 डायमेंशंस नजर आएंगे, एक लेंथ और एक ब्रेड्थ। इसका एरिया जो है वो है 12 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर जो लेंथ और ब्रेड्थ अगर हम इसको अलग कर देंगे तो ये बनता है एरिया, तो एरिया इंटू यहाँ बचा h। यस, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इस बेस की है, वो इसका एरिया भी है, तो मैंने लेंथ इंटू ब्रेड्थ को एरिया माना और यहाँ अलग h जो है, हाइट जो है, इसको अलग रखा। तो एरिया किसके बराबर है, एरिया बराबर है 12 मीटर स्क्वायर, और हाइट जो है ये किसके बराबर है, ये है 2 मीटर के बराबर। तो 12 को मल्टीप्लाई कर दो 2 से, 12 इंटू 2 24 मीटर स्क्वायर को मल्टीप्लाई करो मीटर से, तो ये मीटर क्यूब बन जाएगा। ये आपकी क्यूबॉइड का वॉल्यूम है, ये आपका आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्शन सी स्टार्ट होता है यहाँ से। सेक्शन सी जो है इसके अंदर आपको 4 क्वेश्चंस जो है वो करने हैं और हर क्वेश्चन जो है उसके 3 मार्क्स मिलेंगे और कुल मिलाकर आप इस सेक्शन से गेन कर सकते हो 12 मार्क्स। लेकिन यहाँ पर फुल चॉइस है आपको क्वेश्चंस के एतबार से। आपको जो कुल क्वेश्चंस दिए हैं वो 6 हैं और 6 में से आप अपने मन मुताबिक 4 क्वेश्चंस कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कर लेते हैं, लेकिन इस सेक्शन का पहला ही क्वेश्चन है। ऑब्जर्व द गिवन बार चार्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। सबसे पहले हम ग्राफ को थोड़ा सा ब्रीफली हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर ये वाला जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये एक्स एक्सिस है और ये जो वर्टिकल लाइन है ये वाई एक्सिस है। यहाँ पर जहाँ ये मिले इसको हम ऑरिजिन कहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। यहाँ पर क्लास का जिक्र है, पहला है क्लास 8th, फिर है क्लास 7th, फिर है क्लास 6th, और यहाँ जो है ये रोल है क्लासेस का। अब ऊपर की तरफ देखें, यहाँ पर आपको 2 तरह के बार्स नजर आएंगे हर क्लास में। एक बार जो ये मैश, जिसमें आपको कुछ मैश जैसा दिख रहा है, ठीक है, ये गर्ल्स को डिनोट कर रहा है, और ये सॉलिड बार जो है ये आप बॉयज़ को डिनोट करता है। तो इसका मतलब ये है कि क्लास 8th में गर्ल्स भी है और बॉयज़ भी है। गर्ल्स की तादाद कम है क्योंकि छोटा बार है, और बॉयज़ की तादाद ज़्यादा है क्योंकि बार जो है इसकी ज़्यादा हाइट है। इसी तरह क्लास 7th में भी गर्ल्स है और बॉयज़ है, और क्लास 6th में भी गर्ल्स हैं और बॉयज़ हैं। बॉयज़ आर डिनोटेड बाय सॉलिड या कलर्ड बार एंड गर्ल्स आर डिनोटेड बाय दिस काइंड ऑफ क्या कहते हैं इसको, कुछ मैश जैसा है। तो पहला पार्ट पढ़ लेते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट आर द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास 6th, 7th एंड 8th। हमें गर्ल्स को काउंट करना है। तो सबसे पहले हम 8th में देखेंगे, 8th में कितनी लड़कियां हैं। देखिए जहां पर बार जो है इसकी हाइट एंड होती है,
उसके बिल्कुल आप परपेंडिकुलर चलोगे वाई एक्सिस की तरफ, ये काटता है, यानी कि ये 14 और 12 के बीच आ रहा है, तो इसका मतलब है 8th क्लास में 13 लड़कियां। अब 7th में देखेंगे, 7th में ये 7th का बार है, ये लड़कियों का है, तो इसमें सीधा चलेंगे, चलेंगे परपेंडिकुलर और टच करेंगे वाई एक्सिस को, टच कर रहा है 10 और 12 के बीच में, यानी कि 11। उसके बाद सिक्स क्लास में लड़कियों की तादाद, ये हम सीधे चलेंगे, ये 16 को टच कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पर 16 है, इसका टोटल किया जाए तो 40 आएगा। तो इसका मतलब है कुल मिलाकर यहाँ पर इस स्कूल के अंदर क्लास 6, 7th और 8th में 40 लड़कियां पढ़ती है, तो इसका आंसर 40 आएगा। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2, हाउ मेनी बॉयज आर देयर मोर इन क्लास 7 देन क्लास 6। अब हमें बॉयज को काउंट करना है और बताना है कि कितने लड़के ज्यादा है 7th क्लास में 6th क्लास से। तो सबसे पहले हम देखेंगे 7th में कितने लड़के हैं। 7th में लड़कों का काउंट, ये 18 के बाद मुझे ये 19 है, दिस इज 19, ठीक है, क्योंकि ये 7 आया है, 18 के बाद 19 आएगा यहाँ पर। उसके बाद दिस क्लास में कितने बॉयज़ हैं, ये है 6th क्लास। 6th क्लास में जो बॉयज़ की तादाद है, ये मैंने हाइट के हिसाब से यहाँ पर हॉरिजॉन्टली में मूव 8। हमें बताना है 7th क्लास में कितने लड़के ज़्यादा हैं 6th क्लास से। 6th क्लास में 8 है और इसमें 7th क्लास में 19 है, तो इसका मतलब 11 बॉयज़ आर मोर इन क्लास 7th दैन क्लास 6th। 11 बॉयज़ इसका आंसर है। उसके बाद थर्ड पार्ट, इन विच क्लास द नंबर ऑफ बॉयज इज लेसर देन द अदर क्लास। आपको बताना है वो कौन सी क्लास है जिसमें लड़कों की तादाद, बॉयज की तादाद सबसे कम है। यहाँ देखें बॉयज तो 16 है, यहाँ देखें बॉयज तो 19 है, और यहाँ देखें बॉयज तो इसके सीध में जाएंगे 8 है। तो इसका मतलब है वो कौन सा क्लास है, वो क्लास है 6th क्लास 6। हमसे क्लास पूछा गया ना कि नंबर। क्लास 6, इन विच क्लास द नंबर ऑफ बॉयज इज लेस देन अदर क्लासेज, तो वो क्लास 6 है जिसमें नंबर ऑफ बॉयज जो है वो सबसे कम है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये यहाँ पर हमें फैक्टराइज करना है, ये फैक्टराइजेशन चैप्टर से लिया गया है, लेकिन ये क्वेश्चन जो है ये गलत क्वेश्चन दिया गया है मॉडल पेपर में, ये गलत क्वेश्चन है। करेक्ट क्वेश्चन क्या है, 4y स्क्वायर माइनस 12yz प्लस 9z स्क्वायर। ये मॉडल पेपर पर गलत क्वेश्चन आया है और ये मैंने इसको सही किया। अब हम सही वाला जो है उसे सॉल्व करेंगे। इसमें 3 टर्म्स हैं। पहली टर्म हम लिखेंगे 2y होल स्क्वायर, वैल्यू में कोई फर्क नहीं है, 2 पर भी स्क्वायर y पर भी स्क्वायर, 2 इंटू 2 4 हो गया। उसके बाद ये मिडिल टर्म को छोड़ देते हैं, हम लास्ट वाली टर्म पे आएंगे। 9z स्क्वायर को हम 3z होल स्क्वायर लिख सकते हैं, वैल्यू में कोई चेंज नहीं हुई। ये 3 को स्क्वायर लगा दो तो 9 बनेगा, z पे ऑलरेडी स्क्वायर है। अब ये बीच वाली जो टर्म है इसको मैं इस तरह से लिखूं, 2 इंटू ये जो टर्म है, ये अंदर वाली टर्म, इसे लिखते हैं 2 इंटू 2y, ये जो डॉट मैंने डाला ये इंटू है, और ये ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म लिखते हैं 3z। अब देखते हैं क्या इसकी वैल्यू वाकई इतनी आई। 2 2 और 4, 4 इंटू 3 12 आ गया, फिर है y इंटू जेड वाई जेड, और साथ में एक माइनस है तो वो भी आ गया, ये बराबर हुआ। मैंने क्या कोशिश की, मैंने यहाँ पर कोशिश की कि इस पूरे क्या कहते हैं इसको, इस पूरे एक्सप्रेशन को मैं ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बना दूँ, तो ये एग्जैक्टली बना ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये ए स्क्वायर, ए की जगह यहाँ 2y है और b की जगह 3z है, बाकी 2ab हम देख सकते। और ये ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर जो है ये बराबर होती है a माइनस बी होल स्क्वायर। बस यहाँ पर 2y जो है ये a है और 3z जो है ये b है, तो इस b सी एक्सप्रेशन को हम शॉर्ट करके लिख सकते हैं a माइनस बी, यानी कि 2y, a के बदले 2y माइनस माइनस ही और b के बदले 3z होल स्क्वायर इज इक्वल। अब इसका मतलब ये एक्सप्रेशन 2y माइनस 3z जो है ये दो बार मल्टीप्लाई में है, तो मैं इसको सेपरेटली लिखता हूँ। 2y माइनस 3z ये हो गया एक फैक्टर, और दूसरा फैक्टर भी यही होगा 2y माइनस 3z। ये है इसके दो फैक्टर्स और मैंने की फैक्टराइजेशन, लेकिन जो वहां मॉडल पेपर पर क्वेश्चन है वो क्वेश्चन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पर। x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज द एरिया एंड x प्लस 2 इज द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, फाइंड द ब्रेडथ ऑफ द रेक्टेंगल। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है।
एक रेक्टेंगल दिया हुआ है ए बी सी डी, उसका नाम है। पूरे रेक्टेंगल का जो एरिया है वो है एक्स स्क्वायर प्लस 3x+2, और इसकी जो लेंथ है वो है x+2। हमें निकालनी है इसकी ब्रेड्थ। तो हमें पता है एरिया जो है ऑफ रेक्टेंगल किसके बराबर होता है, किसी भी रेक्टेंगल का एरिया जो है वो बराबर होता है उस रेक्टेंगल की लेंथ और उस रेक्टेंगल की ब्रेड्थ के बराबर। लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। एरिया दिया हुआ है वो है एक्स स्क्वायर प्लस 3x+2 इज इक्वल, लेंथ दी हुई है x+2 और मल्टीप्लाई करना है ब्रेड्थ। लेट द ब्रेड्थ बी कैपिटल बी। कैपिटल बी को हम ब्रेड्थ मानते हैं। अब देखिए इसको ब्रैकेट में रखते हैं, तो ये वाला पार्ट जो है b के साथ मल्टीप्लाई में है। अगर इस पार्ट को हम उठाकर इस वाले यानी कि LHS में ले जाएं तो यहाँ ये डिवाइड होगा। तो ये कुछ इस तरह से बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x+2 होल डिवाइडेड बाई ये x+2 इज इक्वल, यहाँ अकेला रहा b। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व, ये जो न्यूमरेटर में एक्स स्क्वायर प्लस 3x+2 इसको फैक्टराइज करते हैं। हम लिखेंगे ये न्यूमरेटर जो है इसको ऐसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2x+2। मैंने क्या किया, ये जो 3x मिडिल टर्म है इसको मैंने स्प्लिट किया, इस तरह से स्प्लिट किया, x प्लस 2x किया मैंने। अब इसकी पेयरिंग होगी, नीचे रखूंगा मैं x+2 इक्वल टू आएगा b के। x प्लस, ये मैंने मिडिल टर्म 3x को x+2x किया क्योंकि x+2x भी 3x ही होता है। इसके लिए दो कंडीशंस हैं, वो आप शायद आगे पढ़ोगे। अब ये पहले दो जो है इनको अलग मैंने ब्रैकेट में रखा और जो अगले दो है इनको अलग ब्रैकेट में रखा। इन पहले पेयर में देखो कॉमन क्या है, कॉमन इनमें एक x है, तो यहाँ एक x कॉमन निकला तो बचा एक x, बीच में प्लस, और यहाँ x कॉमन निकला तो यहाँ बचा 1। दूसरा पेयर जो है इसमें 2 कॉमन है, +2 मैंने बाहर निकाला और यहाँ बचा x+1। ठीक है, देखिए x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, फिर x इंटू 1 x, फिर 2 इंटू एक्स 2x, 2 इंटू 1 2, और नीचे होल डिवाइडेड बाय x+2 इक्वल टू b। अब ये और ये सेम है, इनको कॉमन लेते हैं, x+1, और यहाँ बचा ये x+2 बचा साथ में इसके, डिवाइड x+2 इक्वल टू b। अब ये x+2 और ये x+2 कट होंगे तो हमें मिलेगा x+1 अकेला इज इक्वल टू b के बराबर, या b इज इक्वल टू x+1, यानी कि हमारी ब्रेडेथ जो है वो कितनी होगी, वो होगी x+1। तो आप यहाँ पर लिखोगे x+1 जो है ये हमारी ब्रेडेथ है। इस तरह से आप ये क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जो है ये असल में क्वेश्चन जो है इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है, वो मैं मिस्टेक भी ठीक कराऊंगा और इसे सॉल्व भी करेंगे। लिखा हुआ है सब्ट्रैक्ट 4 इंटू 1 + 3m + 2m फ्रॉम 5 इंटू 2 + m - 2n। सबसे पहले एक रूल याद रखिएगा, अगर हम दो नंबर्स को माइनस कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो जिससे निकाल रहे हैं उससे पहले लिखना होता है। जैसे मैं कह रहा हूं सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 5, तो किससे निकालना है, 5 से निकालना है, तो 5 को पहले लिखो, फिर माइनस की साइन, फिर 2, ये इस तरह लिखना है। बिल्कुल इसी तरह से आप यहां पर भी करोगे, तो जिससे निकालना है वो ये वाली एक्सप्रेशन है, इसको पहले लिख देंगे, और जिसको निकालना है उसको माइनस बाद में करेंगे। तो मैं लिखूंगा यहां पर, जैसे बिल्कुल सवाल में यहाँ पेपर में दिया हुआ है, 5 इंटू 2 + m - 2n, इसको सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कि माइनस करना है किससे, 4 इंटू 1 + pm + 2m से। अब इसमें छोटी छोटी दो गलतियां हैं, उन्हें हम पहले ठीक करते हैं। सबसे पहले इस ब्रैकेट को हटाते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तो मतलब कि ये रॉन्ग है। इसका जो करेक्ट फॉर्म है, करेक्ट फॉर्म इसकी जो है वो ये है, होना चाहिए था 5 इंटू 2 + m। अब यहाँ पर भी यहाँ पर है 5 इंटू 2 + m - 2n, फिर माइनस लिखना है। उसके बाद ये वाली एक्सप्रेशन अगर आप देखोगे इसमें ये 3m है और ये 2m है। हालांकि आंसर आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो, लेकिन मेरा ख्याल है कि यहाँ पर 2m की जगह 2n होना चाहिए। जिस तरह यहाँ पर m - 2n है, यहाँ पर 3m + 2n होना चाहिए। तो हम लिखेंगे 4 इंटू 1 + 3m + 2n। मैंने इसको करेक्ट किया, दो छोटी छोटी गलतियां थी, ठीक कर दी। अब इसको माइनस करना है, लेकिन माइनस करने से पहले
5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करो, 5 2 आर 10, इसकी साइन प्लस, इसकी साइन भी प्लस, प्लस इंटू प्लस प्लस ही होता है। फिर इस 5 का मल्टीप्लीकेशन m से होगा, 5 इंटू एम, 5m, यहाँ पर भी प्लस, ये भी प्लस, प्लस इंटू प्लस प्लस ही होगा। फिर 5 इंटू 2n, आपको इस कांस्टेंट 5 को इस n के कोफिशिएंट यानी कि 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। 5 2 आर 10, फिर साथ में n है, लेकिन ये प्लस है 5, और लेकिन ये 2n जो है माइनस है, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है। आगे इसी तरह यहाँ पर भी करना है, 4 इंटू 1 4 होगा, माइनस इंटू प्लस माइनस होगा। फिर है 4 इंटू 3m, ये हो गया 4 3 आर 12, 12m, माइनस इंटू प्लस माइनस होगा। फिर है 4 इंटू 2n, 4 2 आर 8, और साथ में n रहेगा, माइनस इंटू प्लस ये माइनस होगा। अब आगे हमें लाइक टर्म्स को अलग अलग करना है, कॉन्स्टेंट्स को अलग करेंगे, लाइक टर्म्स को अलग करेंगे। जैसे यहाँ पर 10 है, 10 की जो लाइक टर्म है वो ये है -4, इसको एक साथ रखेंगे। उसके बाद हम ढूंढेंगे 5m, ये है 5m, इसके जैसी टर्म यानी कि लाइक टर्म वो है -12m, एक साथ रखेंगे। उसके बाद यहाँ पर बचा -10n, -10n, इसकी लाइक टर्म है -8n, इक्वल टू, देखिए इसमें 10 जो है ये प्लस है और दूसरी टर्म माइनस है। जब एक टर्म प्लस होगी दूसरी टर्म माइनस होगी, इन्हें माइनस किया जाता है, लेकिन साइन जो है वो बड़े वाले नंबर की रखी जाती है। जैसे 10, इसकी साइन प्लस है तो यहाँ बड़ा यही है तो प्लस की साइन रखी जाएगी, लेकिन होगा माइनस। तो 10 में से 4 निकालेंगे तो 6 रहेंगे। यहाँ देखिए यहाँ पर +5m है और -12m है, इनमें भी माइनस होगा, लेकिन साइन वही रहेगी जो बड़ी वाली टर्म के साथ है। यहाँ बड़ी वाली टर्म 12m है, उसके साथ जो साइन है वो माइनस है, तो यहाँ पर भी माइनस रख देंगे। तो 12 में से 5 निकालेंगे तो 7m रहेगा। इसी तरह यहाँ दोनों टर्म्स यानी कि -10n, -8n दोनों माइनस में है, तो माइनस दोनों टर्म्स जब होती है तो उनका प्लस किया जाता है, लेकिन साइन माइनस की ही रहती है। तो 10n + 8n हो गए 18n। और अगर आप इसको थोड़ा सा सजा दजा कर लिखना चाहते हो तो सबसे पहले हम लिखेंगे -7m, उसके बाद -18n, उसके बाद ये इसके साथ कोई साइन नहीं है तो साइन रहेगी +6। ये आपका आंसर है। इस तरह से अगर आप चाहोगे तो आप इस तरह से भी आंसर निकाल सकते हो, बस थोड़ा सा यहाँ 3m + 2m हो जाएगा, वो 5m बन जाएगा। आप आंसर इस तरह से भी, लेकिन मेरी राय ये है कि शायद यहाँ पर छोटी सी मिस्टेक हुई है, उस मिस्टेक को मैंने दूर किया और ये आपका आंसर निकला। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। Question number 11, write the coordinates all the points plotted on the given graph. Coordinates क्या होता है? यहाँ पर जो आपको ग्राफ दिख रहा है, इसकी ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है x एक्सिस है, और ये जो लाइन वर्टिकल है ये y एक्सिस है, और ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक पॉइंट पर, जिस पॉइंट को हम ओरिजिन कहते हैं और डिनोट करते हैं O से। इसके बीचों बीच आपको ये कुछ स्क्वायर ग्रिड्स दिख रहे हैं, और इन स्क्वायर ग्रिड्स पर कहीं ना कहीं कोई पॉइंट दिया हुआ है, जैसे A पॉइंट है, B पॉइंट है, C पॉइंट है, D पॉइंट है। हर पॉइंट जो है इसके 2 कोऑर्डिनेट्स होते हैं। एक आपको चेक करना है वर्टिकली, जैसे ये यहाँ पर A है, एक इसका कोऑर्डिनेट जो है वो है x एक्सिस, यानी कि x एक्सिस पर ये कहाँ लाई करता है, ये 2 पर लाई करता है, और y एक्सिस पर ये कहाँ पर है, तो y 6 है इसका। तो हर एक पॉइंट के 2 कोऑर्डिनेट्स होते हैं। हमें क्या करना है, हमें हर एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट ढूंढकर लिखना है। मैं ये काम ग्राफ के अंदर ही करूंगा। जैसे हमारे पास पहला है ए जो पॉइंट है जहां पर आपको कर्सर दिख रहा है, आपको बिल्कुल इसके नीचे परपेंडिकुलर जाना होगा x एक्सिस पर। जो ही मैं नीचे गया x एक्सिस पर तो मुझे 2 मिला, तो इसका मतलब है इसका जो पहला कोऑर्डिनेट है वो यानी कि x वाला कोऑर्डिनेट वो 2 है। 2 कोऑर्डिनेट्स होते हैं हर एक पॉइंट के, एक एब्सिसा कहते हैं, दूसरे कोऑर्डिनेट कहते हैं। अब x का दूसरा y होता है, लेकिन लिखना पहले x ही होता है, बिल्कुल जिस तरह मैंने लिखा, पहले ब्रैकेट स्टार्ट किया, फिर x की वैल्यू दी, कॉमा, फिर इसी का अब हमें y एक्सिस पर ये कहाँ पर है, तो यहाँ आप जाओगे हॉरिजॉन्टली जाओगे परपेंडिकुलर टू y एक्सिस। यहाँ पर अगर आप जाओगे तो यहाँ आपको 6 मिलेगा, तो इसका मतलब है इसका y वाला कोऑर्डिनेट जो है वो 6 है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे देयरफॉर a जो है इसके 2 कोऑर्डिनेट्स हैं 2, 6, राइट। दूसरा कर लेते हैं, बी कहाँ, यहाँ पर बी पॉइंट, बिल्कुल आपको परपेंडिकुलर नीचे जाना एक्स एक्सिस पर, 3 मिलेगा, पहला कोऑर्डिनेट 3 है। आपको परपेंडिकुलर जाना है वाई एक्सिस पर और आपको 3 यहाँ से भी मिलेगा, तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स है वो है 3,3। उसके बाद सी है, सी का देखें, पहले परपेंडिकुलर जाओ एक्स एक्सिस पर तो आपको यहाँ पर 1 मिलेगा, परपेंडिकुलर जाए हॉरिजॉन्टली 2 मिलेगा, 1,2 इसका क्या कहते हैं कोऑर्डिनेट्स है। उसके बाद डी के कोऑर्डिनेट्स देखें, डी आपको परपेंडिकुलर जाना है एक्स एक्सिस पर वर्टिकली नीचे, 3 मिलेगा,
आपको हॉरिजेंटली जाना है परपेंडिकुलर ऑन एक्स वाई एक्सिस, आपको 1 मिलेगा, इसके कोऑर्डिनेट्स 3,1 है। ई पर जाएं, ई पर देखें तो एक्स में ये 7 पर है 7, और वाई एक्सिस पर जाएं तो यहाँ पर भी 7, तो 7,7 इसके कोऑर्डिनेट है। और देखें एफ एक्स पर देखें, एक्स पर देखें तो ये 6.5 पर है, ये 6 और 7 के बीच में है, तो इसका 6.5 एक्स कोऑर्डिनेट है। वाई वाई अगर देखें तो ये 0 पर है, क्योंकि यहाँ की वैल्यू 0 होती है, ये ऊपर नहीं है, ये बिल्कुल इट लाइज ऑन द एक्स एक्सिस, और वो पॉइंट जो लाई करता हो एक्स एक्सिस पर उसका वाई 0 होता है। अगर कोई पॉइंट लाई करता हो वाई एक्सिस पर तो उसका एक्स 0 होता है, तो यहाँ पर इसका जो वाई कोऑर्डिनेट है वो 0 है। तो यहाँ पर मैं इसको लिखूंगा आल्सो बी के जो कोऑर्डिनेट्स है वो है 3, कहाँ गया 3,3। आल्सो सी के जो कोऑर्डिनेट्स है वो है 1,2। आल्सो डी के जो कोऑर्डिनेट्स है वो है 3,1, और ई के जो कोऑर्डिनेट्स है वो है 7,7, और एफ के जो कोऑर्डिनेट्स है वो है 6.5,0। ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13। पहले हम क्वेश्चन नंबर 12 कर लेते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है 2y3 इज अ 3 डिजिट नंबर। 2y3 ये 3 डिजिट नंबर है, जैसे 100 3 डिजिट नंबर है, 101 है, 200 है, अप टू 999, ये सारे के सारे इनके 100 से लेकर 999 तक जितने भी नंबर्स है वो है 3 डिजिट नंबर। यहाँ पर जो पहला डिजिट है 100 प्लेस पर वो 2 है, और 10 प्लेस पर y है, और क्या कहते हैं इसको 1 प्लेस पर 3 है। उसके बाद क्वेश्चन पूछ रहा है इन विच y इज अ डिजिट। यहाँ पर y जो है ये एक डिजिट है, ये भी एक नंबर है। अब ये नंबर कौन सा है आगे देखते हैं। फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज, बताएं कि y के क्या वैल्यू हो सकते हैं इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 3, कि ये नंबर जो है ये डिवाइड हो 3 से। सबसे पहले हमें डिविजिबिलिटी टेस्ट समझना है 3 का। 3 हर उस नंबर को डिवाइड करता है जिस नंबर डिजिट्स को ऐड करके जो नंबर मिलेगा वो 3 के मल्टीपल में आता हो। जैसे मैंने यहां पर लिखा 861, राइट, तो मैं 861 जो है मुझे देखना है क्या ये 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। मैं 8 + 6 + 1 करता हूं, 8 + 6 होता है 14, 14 + 1 होते हैं 15। इवन आप फर्दर भी जा सकते हो, अब आप 1 + 5 कर लो, आंसर इज 6। क्या 6 3 के मल्टीपल में आता है? बिल्कुल आता है, ठीक है। तो इसका मतलब है ये सारा नंबर जो है 861 ये डिवाइड होगा 3 से। इसी तरह हमें यहां पर भी देखना है कि y की क्या वैल्यू हो सकती है कि ये पूरा नंबर जो है ये फिर 3 से डिवाइड होगा। तो हम देखेंगे यहां पर इस तरह से हम लिखेंगे 2 + y + 3, ये तो पहले से हमारे पास है 2 + 3 5 हमारे पास पहले से ही है, तो हमें 6 आना चाहिए क्योंकि 6 उसे डिवाइड करेगा, 6 3 से डिवाइड होगा। हमें 9 आना चाहिए क्योंकि 9 को भी 3 से डिवाइड किया जा सकता है। तो बताएं कि यहाँ पर क्या वैल्यू हम दें कि हमें 6 मिले, हमें क्या कहते हैं इसको 9 मिले। तो पॉसिबिलिटी ये है कि y 1 हो ताकि ये 2 + 1 + 3 हो जाए, हो गया 6, और 6 इज डिवाइडेड बाय 3। उसके बाद आल्सो y कैन हैव वैल्यू, y यहाँ 3 + 2 5, 5 + 4, तो इसकी वैल्यू 4 भी हो सकती है। इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। अगर मैं पहला नंबर लिखूं तो जो पहला नंबर मिल रहा है वो मिल रहा है 2, और y की जगह मैं 1 लिखूंगा, और 3 उसे हम 3 से डिवाइड करेंगे। 3 1 are 3, 3 7 are 21, 3 1 are 3, 71 कंप्लीट डिवीजन हुआ। दूसरा हम लेंगे 2, 2 के बदले 2 और y के बदले हम लेंगे 4, और फिर जो तीसरा डिजिट है वो 3 है, इसको हम 3 से डिवाइड करें। 3 1 are 3, 3 8 are 24, 3 1 are 3। तो मतलब कि ये सही है कि इसके पॉसिबल वैल्यूज सिर्फ 2 हो सकते हैं, 1 और 4। अब आप सोच रहे होंगे क्यों हम 12 बनाए, हमने क्यों 9 तक ही बनाया। y इज अ डिजिट, ये एक डिजिट है, यानी कि सिंगल डिजिट है। आप इसको 9 से ज़्यादा वैल्यू नहीं दे सकते हो, 9 से ज़्यादा वैल्यू नहीं दे सकते। हमने इसको 4 वैल्यू दिया, अगर मैं इसको 5 वैल्यू दूँ अब, मुझे सिंगल डिजिट देखना है, तो मैंने इसको 4 वैल्यू दिया, तो अगर मैं 5 दूँ, 5 + 2 कितने होते हैं, 5 + 2 7 होते हैं, 7 + 3 जो है वो 10 हुआ। नहीं पॉसिबल, 10 तो 3 के टेबल में आता ही नहीं है। उसके बाद अगर मैं y को 6 वैल्यू दूँ, 6 + ये 5 11 नहीं आता है। अगर मैं 7 दूँ वैल्यू, 7 + 2 हो गया 9, 9 + 3, हाँ यहाँ पर मैं इसका वैल्यू जो है वो 7 भी आ सकता है, 7 आल्सो, इसका वैल्यू जो है वो 7 भी आ सकता है। 2 + 7 9, 9 + 3 12, और 12 जो है वो 3 के टेबल में आता है। 8 चेक करें, 8 + 2 10, 10 + 3 13 नहीं।
उसके बाद 9 9 प्लस 2 11 11 प्लस 3 14 नहीं होगा। बस इसके 3 ही वैल्यूज जो है वो पॉसिबल है कि ये ऐसा नंबर बनेगा जो 3 से डिवाइड हो। इस तरह से ही करना है इसको। डिविजिबिलिटी टेस्ट यही याद रखना है कि अगर आपके पास कितना भी लंबा नंबर क्यों ना हो, अगर उन नंबर्स में जितने भी डिजिट्स हैं उनको ऐड किया जाए और ऐड करने के बाद जो नंबर आपको मिलेगा वो 2 3 के मल्टीप्लाई में मल्टीप्लिकेशन टेबल में आएगा, उसका मतलब है वो 3 से डिवाइड होगा। ये है क्वेश्चन नंबर 12। अब है सेक्शन डी। सेक्शन डी के अंदर आपसे 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और हर एक क्वेश्चन का आपको 5 मार्क्स मिलेगा। कुल मिलाकर आप इस सेक्शन से 10 मार्क्स फेच कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर इंटरनल चॉइस है। यहाँ पर सिर्फ 2 क्वेश्चंस हैं और हर एक क्वेश्चन के अंदर एक इंटरनल चॉइस है। मतलब जैसे कि ये क्वेश्चन नंबर 30, इसमें 2 क्वेश्चंस दिए हुए हैं और 2 क्वेश्चंस में से आपको सिर्फ एक क्वेश्चन करना है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर भी 2 क्वेश्चंस हैं, आपको एक करना है। सबसे पहले हम इस वाले क्वेश्चन को करेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 का ये वाला हिस्सा। Prove that minus 12xy plus 4x square plus 16z square plus 9y square equal to 2x minus 3y plus 4z into 2x minus 3y minus 4z। पहले क्वेश्चन को समझना है। ये वाला साइड जो है ये है LHS और ये वाला साइड जो है ये है RHS और इनके बीच इक्वलिटी की साइन है। हमें यही प्रूव करना है कि LHS जो है ये RHS के बराबर है। हम LHS को सॉल्व करेंगे जितना हो सकेगा, फिर RHS को सॉल्व करेंगे जितना हो सकेगा। अगर लास्ट पे ये 2 बराबर आए तो वी हैव प्रूव्ड। ठीक, तो लेकिन यहां पर एक छोटी सी गलती है मॉडल पेपर के अंदर, वो है ये प्लस 16z स्क्वायर जो है ये असल में यहाँ प्लस 16z स्क्वायर नहीं होना चाहिए था, यहाँ होना चाहिए था माइनस 16z स्क्वायर। मैं करेक्ट वाला पार्ट जो है वो लिखूंगा पहले। तो करेक्ट वाला हिस्सा जो है वो ये है, हमें प्रूव करना है माइनस 12x प्लस 4x स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर, लेकिन यहाँ प्लस नहीं है, यहाँ क्या होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए माइनस। वो गलत लिखा है उन्होंने। प्लस 9y स्क्वायर इक्वल टू 2x माइनस 3y प्लस 4z इंटू 2x माइनस 3y माइनस 4z। देखा जाए तो इसका जो LHS है ये फर्दर सॉल्व नहीं हुआ है, ये ऑलमोस्ट सॉल्व्ड है। अब हम वी विल टेक RHS लेते हैं और RHS क्या है 2x माइनस 3y प्लस 4z इंटू 2x माइनस 3y माइनस 4z। इसे सॉल्व करते हैं और सॉल्व करने के बाद ये आएगा बराबर LHS के। तो सबसे पहले मैं सिखाऊंगा कि किस तरह से ये क्वेश्चन करना है। अब सबसे पहले 2x लोगे, 2x मैंने लिया, इसको मल्टीप्लाई आप करोगे इस वाली एक्सप्रेशन के साथ, पूरी एक्सप्रेशन के साथ, यानी कि 2x माइनस 3y माइनस 4z के साथ। हो गया एक। दूसरा, आप ये दूसरी वाली टर्म इस एक्सप्रेशन से लोगे यानी कि माइनस 3y और इसे मल्टीप्लाई करोगे इस पूरे एक्सप्रेशन के साथ यानी कि 2x माइनस 3y माइनस 4z के साथ। उसके बाद हम नेक्स्ट एक्सप्रेशन लेंगे, सॉरी इस एक्सप्रेशन से नेक्स्ट टर्म लेंगे, थर्ड टर्म यानी कि प्लस 4z, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे एक्सप्रेशन के साथ, वो है 2x माइनस 3y माइनस 4z। अब एक एक करके मल्टीप्लिकेशन या कैलकुलेशन हम करेंगे। सबसे पहले इस 2x का मल्टीप्लाई 2x से होगा, लेकिन याद रहे कोफिशिएंट इंटू कोफिशिएंट भी करना है, वेरिएबल इंटू वेरिएबल भी करना है और साइन इंटू साइन भी करना है। तीनों चीजें होंगी। अगर पावर भी होगा तो पावर इंटू पावर भी होगा। तो 2x इंटू 2x 2 2 आर 4 और x इंटू x बनता है x स्क्वायर और प्लस इंटू प्लस बनता है प्लस। फिर है 2x इंटू माइनस 3y, 2 इंटू माइनस 3 माइनस 6, x इंटू y एक्स वाई। उसके बाद इस 2x को माइनस 4z के साथ मल्टीप्लाई करना है, 2 4 आर 8, x इंटू जेड एक्स जेड प्लस इंटू माइनस माइनस। हो गया ये वाला हिस्सा कंप्लीट। दूसरा वाला हिस्सा भी इसी तरह से करना है। हमें माइनस 3y को पहले 2x के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर इसी 3y को मल्टीप्लाई करना है माइनस 3y के साथ, फिर इसी माइनस 3y को मल्टीप्लाई करना है माइनस 4z के साथ। लेकिन याद रहे कोफिशिएंट इंटू कोफिशिएंट आप करोगे, वेरिएबल इंटू वेरिएबल आप करोगे और साइन इंटू साइन आप करोगे। तो सबसे पहले 3y इंटू 2x, 3 2 आर 6, y इंटू x एक्स वाई, माइनस इंटू प्लस माइनस। उसके बाद 3 इंटू 3 9, माइनस इंटू माइनस प्लस y इंटू वाई,
वाई स्क्वायर, फिर 3y इंटू माइनस 4z, 3 इंटू 4 12, y इंटू जेड वाई जेड, माइनस इंटू माइनस प्लस, उसके बाद 4z को मल्टीप्लाई इसी तरह से करोगे, पहले 2x के साथ, उसके बाद माइनस 3y के साथ, उसके बाद माइनस 4z के साथ, तो ये आएगा 4 इंटू 2 8 बना, z इंटू एक्स एक्स जेड प्लस इंटू प्लस प्लस, फिर आएगा 4z को मल्टीप्लाई करोगे माइनस 3y से, 4 इंटू 3 12, z इंटू वाई वाई जेड प्लस इंटू माइनस माइनस, फिर z को माइनस 4z के साथ मल्टीप्लाई करना है, 4 इंटू 4 16, z इंटू जेड जेड स्क्वायर प्लस इंटू माइनस माइनस। यही रीजन देखिए आप, यहाँ माइनस 16 जेड एक्स स्क्वायर जो वहां से क्वेश्चन दिया हुआ है वो है प्लस 16 जेड स्क्वायर, इसलिए हमें इसको माइनस बनाना पड़ा। आगे अब लाइक टर्म्स देखते हैं किसके साथ कौन सी टर्म मैच होती है। 4x स्क्वायर के लिए यहाँ कोई टर्म नहीं है, डैश कर दो नीचे, माइनस 6xy एक्स वाई के लिए यहाँ ये देखिए सामने ही है, अप एरो और अप एरो ये सेम टर्म्स है, इनका ऑपरेशन होगा, अब प्लस होगा माइनस होगा वो बाद में देखेंगे। उसके बाद देखें यहाँ पर एक्स जेड है, डाउन एरो मैंने दिखाया, यहाँ पर भी जेड एक्स जेड है, लेकिन ये माइनस है और ये प्लस है, ये हटेंगे, ये हटेंगे, अपोजिट है, इक्वल एंड अपोजिट। यहाँ देखें प्लस 9y स्क्वायर, इसका कोई लाइक टर्म नहीं है। उसके बाद प्लस 12yz माइनस 12yz, ये भी कट हो जाएंगे क्योंकि ये भी सेम है, इक्वल एंड अपोजिट। उसके बाद बच गया माइनस 16z स्क्वायर। तो फाइनली हम देखेंगे क्या क्या बचा, इसमें बचा सबसे पहले 4x स्क्वायर, दूसरे नंबर पर प्लस 9y स्क्वायर, तीसरे नंबर पर माइनस 16z स्क्वायर, और उसके बाद ये अप एरो जो है ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा देखें, ये वाला हिस्सा और ये वाला, एक भी माइनस दूसरा भी माइनस, मैंने आपको भी बताया दोनों माइनस हो तो प्लस होगा लेकिन साइन रहेगी माइनस की साइन मैंने रखी, और दोनों 6 + 6 हो गया 12xy, ठीक। और अब देखिए यहाँ पर हमारे LH इसमें माइनस 12xy ये देखें आ गया, प्लस 4x स्क्वायर माइनस 16z स्क्वायर माइनस 16z स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर। अब इसको हम अरेंज करेंगे बिल्कुल जिस तरह से वहाँ से LHS है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे माइनस 12xy, उसके बाद हम लिखेंगे दूसरे नंबर पर प्लस 4x स्क्वायर, उसके बाद माइनस 16z स्क्वायर, उसके बाद प्लस 9y स्क्वायर। तो लास्ट में लिखेंगे हैंस प्रूव्ड, यानी कि हमने प्रूव किया कि LHS जो है इट इज इक्वल टू RHS। अब इसी क्वेश्चन में दूसरा क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन का दूसरा हिस्सा है, लेकिन आपको या तो ये वाला क्वेश्चन करना है क्वेश्चन नंबर 13 से, या वो वाला, और वो ये है आपका ये वाला क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन नंबर 13 का और पार्ट है। आप चाहो तो वो जो भी हमने किया वो कर सकते हो, या फिर आप ये वाला पार्ट जो है वो कर सकते हो एग्जाम में, लेकिन दोनों करने की कोई ज़रूरत नहीं, यहाँ पर इंटरनल चॉइस है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि ऑब्जर्व द गिवन पैटर्न केयरफुली इन ईच ट्रायंगल इज राइट एंगल्ड एंड आइसोसेलेस। यहाँ पर एक ट्रायंगल्स का पैटर्न दिया हुआ है, आप उसको गौर से देख लो, ऑब्जर्व करो। लेकिन ट्रायंगल जो है दो प्रकार के हैं, राइट एंगल भी है और आइसोसेलेस भी है। राइट एंगल ऐसी ट्रायंगल को कहते हैं जिसका 90 डिग्री, एक एंगल 90 डिग्री के बराबर हो, यहाँ पर ये 90 डिग्री के बराबर है। और आइसोसेलेस उस ट्रायंगल को कहते हैं जिसके दो साइड्स बराबर हो, यहाँ ये बेस इस परपेंडिकुलर के बराबर है, इस वाले ट्रायंगल में ये बेस इस परपेंडिकुलर के बराबर है, ये बेस इस परपेंडिकुलर के बराबर है, ये बेस इस परपेंडिकुलर के बराबर है, और कुल मिलाकर ये 4 ट्रायंगल्स दिए हैं, हमें इनका पैटर्न ऑब्जर्व करना है। इफ द बेस एंड अल्टीट्यूड ऑफ ईच ट्रायंगल इज गिवन, फाइंड द हाइपोटेन्यूज ऑफ ट्रायंगल नंबर 31। सिर्फ 4 दिए हुए हैं, ये मानो ये ट्रायंगल नंबर 31 है यहाँ पर, तो हमें इसका हाइपोटेन्यूज निकालना है, और इन सब का हाइपोटेन्यूज निकालने के बाद ही हम इसका हाइपोटेन्यूज थ्रू पैटर्न निकालेंगे। तो सबसे पहले हमें गौर करना है इस बात पे कि देखिए ट्रायंगल नंबर 1 दिया हुआ है और बेस जो है ये x है, यानी कि x + 0, ये परपेंडिकुलर भी x + 0 है। यहाँ ट्रायंगल नंबर 2 दिया हुआ है, लेकिन बेस जो है वो है x + 1, 2 से a कम 1। यहाँ ट्रायंगल नंबर 3 और बेस x + 2, परपेंडिकुलर भी x + 2, यहाँ 3 से a कम 2। यहाँ देखिए यहाँ ट्रायंगल नंबर 4 और 4 से a कम 3। इसका मतलब ये अगर ट्रायंगल 31 है तो इसकी बेस जो है वो होगी x + 30, इसका जो परपेंडिकुलर x + 30। अब हमें इन सब का हाइपोटेन्यूज निकालना है। हाइपोटेन्यूज राइट एंगल ट्रायंगल का निकाला जा सकता है पाइथागोरस थ्योरम से। तो यहाँ पाइथागोरस थ्योरम जो है वो कहती है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर जो है वो बराबर होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर।
और अकेला हाइपोटेन्यूज बराबर ये स्क्वायर यहाँ जाएगा, रूट बनेगा, ये है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर अंडर रूट ऑफ बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर हमें इस ट्रायंगल नंबर 1 में ना होगा हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज यहाँ बराबर होगा बेस स्क्वायर, यहाँ बेस है एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर परपेंडिकुलर भी एक्स है तो एक्स स्क्वायर आएगा। तो हाइपोटेन्यूज बराबर होगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होते हैं ट्वाइस एक्स स्क्वायर। तो ये वाला जो है ये बराबर आया 2x स्क्वायर के। अब आगे बढ़ते हैं ट्रायंगल नंबर 2 में। ट्रायंगल नंबर 2 में अगर हाइपोटेन्यूज निकालना होगा तो वो हाइपोटेन्यूज बराबर होगा, ये है बेस स्क्वायर, यहाँ बेस है x प्लस 1 इसका स्क्वायर हो गया बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, यानी कि x प्लस 1 यहाँ परपेंडिकुलर भी वही है x प्लस 1 होल स्क्वायर। तो कितने x प्लस 1 होल स्क्वायर है? 2 है, तो हम नीचे लिखेंगे ट्वाइस x प्लस 1 होल स्क्वायर, क्योंकि ये 2 बार है ट्वाइस x प्लस, तो ये निकला हमारा इसका हाइपोटेन्यूज। तो ये निकला अंडर रूट 2 इंटू एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर। ऑब्जर्व कीजिए पैटर्न को, जब यहाँ पर ट्रायंगल नंबर 1 था तो यहाँ पर निकला 2x स्क्वायर, 2 यहाँ पर भी है, x स्क्वायर यहाँ पर भी, ये देखिए यहाँ पर ट्रायंगल नंबर 2 के अंदर देखिए आप, यहाँ अंडर रूट 2x प्लस 1, यहाँ ट्रायंगल नंबर 2, यहाँ देखिए x प्लस 1 इसके ऊपर स्क्वायर, यहाँ अब देखिए x प्लस 2 है, तो यहाँ निकलेगा अंडर रूट ऑफ ट्वाइस x प्लस 2 होल स्क्वायर, 2x प्लस 2 होल स्क्वायर। यहाँ पर देखिए यहाँ x प्लस 3 बेस और परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेन्यूज बराबर होगा ट्वाइस x प्लस 3 होल स्क्वायर। तो 31 ट्रायंगल के अंदर बेस और परपेंडिकुलर x प्लस 30 है, तो यहाँ निकलेगा अंडर रूट ऑफ 2 इंटू एक्स प्लस 30 होल स्क्वायर। तो यहाँ पर जो ट्रायंगल नंबर 31 है उसका जो हाइपोटेन्यूज है वो निकला अंडर रूट 2x प्लस 30 होल स्क्वायर। सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, आप सिर्फ पैटर्न को फॉलो करें और इसका आंसर जो है आपको मिल जाएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 के भी 2 पार्ट्स हैं, क्वेश्चन नंबर 14 के भी 2 पार्ट्स हैं और ये 2 पार्ट्स में से आपको सिर्फ एक पार्ट करना है। क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट द एरिया ऑफ द गिवन फील्ड, ये एरिया दिया हुआ है एक फील्ड का, ठीक है। रिमेंबर B इज इक्वल टू 32, यहाँ पर जो BE है ये देखें ये 32 मीटर है एंड अदर मेजरमेंट्स आर सेम एज मेंशन्ड, बाकी सारे मेजरमेंट्स दिए हुए हैं। सबसे पहले हम कुल मिलाकर देखें तो हमें 2 फिगर्स नजर आती है, ये जो है यहाँ से स्टार्ट करें B C D और E, यानी कि B C D और E ये एक ट्रेपीजियम है, ये एक ट्रेपीजियम है। और उसके बाद ये देखें यहाँ पर ये A B और E, A B और E, ये फुल A B F से गुजरता हुआ E की तरफ गया, ये एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है। हमें क्या करना है, हमें इस फील्ड का एरिया निकालना है। एरिया हम क्या करेंगे, हम ट्रेपीजियम का अलग एरिया निकालेंगे, इस ट्रायंगल का अलग एरिया निकालेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे टोटल एरिया ऑफ द फील्ड, पूरे फील्ड का एरिया इज इक्वल टू, कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम का अलग एरिया निकालेंगे और ट्रेपीजियम क्या है बी सी डी और ई, इसको प्लस करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, और ट्रायंगल क्या है, ट्रायंगल ए बी ई। तो सबसे पहले हम एरिया निकालेंगे ट्रेपीजियम का। नाउ एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, पता है हमें ट्रेपीजियम का एरिया बराबर होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स, SOPS, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। अब हम ये डायमेंशंस ढूंढेंगे, यहाँ पर जो BC है ये पैरेलल है, पैरेलल मैंने कहा DE के, इन दोनों को सम करेंगे। 40 इसकी लेंथ है, इसकी लेंथ 50 है, तो 40 प्लस 50 90 हुआ। अब ये BE यहाँ पर हाइट नहीं है, वो है ये परपेंडिकुलर वाली, ये होती है हाइट परपेंडिकुलर वाली, ये DC जो है ये हाइट है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर इक्वल टू 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, एक साइड है BC और दूसरा साइड जो है वो है DE, इंटू हाइट, हाइट यहाँ पर CD है, इज इक्वल टू 1/2, ऐसे ही सम ऑफ पैरेलल साइड्स BC 40 है, DE 50 है, तो हो गया 90 इंटू CD, ये 30 है, ये हो गया 30, इज इक्वल टू ये है 90 इंटू 30 होता है 2700, डिवाइड होगा 2 से, ये 2 1 R 2, 2 1 R 2, 2 3 R 6, इसमें से 1 निकला 10 बना 2 5 R 10, 2 0 R। तो इसका ट्रेपीजियम का एरिया जो है वो निकला 1350 मीटर स्क्वायर, हो गया एक। अब उसके बाद हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल देखना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल चेक करना है, आल्सो एरिया ऑफ ट्रायंगल, और ट्रायंगल क्या है ABE,
यहाँ पर ट्रायंगल जो है उसकी बेस दी हुई है और उसकी हाइट दी हुई है, तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे 1/2 बेस इंटू हाइट, या बेस इंटू ऑल्टीट्यूड भी कह सकते हो। 1/2 बेस, यहाँ पर बेस जो है 32 इंटू हाइट जो है वो 15 है, तो 15 है इक्वल टू, ये 2 1 आर 2, 2 16 आर 32, 2 16 आर 32, तो उसके बाद यहाँ कुल बचा 16 इंटू 15। अब हमें 16 इंटू 15 करना होगा। 16 इंटू 15, अगर हम 15 इंटू 15 करते हैं वो होता है 25 225, तो ये आएगा 240, में 15 ऐड कर देंगे, हाँ 240 मीटर स्क्वायर। ठीक, अब ये हो गए दो, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें इसको और इसको ऐड करना है, वो हमारे इस पूरे फील्ड का एरिया है। तो एडिंग दिस वन एंड दिस वन, तो हम ऐड करते हैं, तो ऐड करने के बाद मुझे आता है 0, ये 9 है, ये हो गया 6 नहीं 5, ये आएगा टोटल में आता है ये 1590 मीटर स्क्वायर इसका एरिया। तो ये क्वेश्चन नंबर 14 का एक वाला हिस्सा। अगर आप दूसरा वाला पार्ट करना चाहते हो, या तो ये करें या तो वो करें, और वो ये है। क्वेश्चन दिया हुआ है फाइंड द कैपेसिटी, कैपेसिटी का मतलब होता है यहाँ पर वॉल्यूम, इन लीटर्स, लीटर्स में निकालना है, ऑफ ए सिलेंड्रिकल वाटर टैंक हुज डायमीटर ऑफ बेस इज 1 मीटर एंड हाइट इज 140 सेंटीमीटर। तो इसमें अगर देखा जाए तो बेस मीटर यूनिट में दिया हुआ है और हाइट जो है ये सेंटीमीटर यूनिट में दिया हुआ है। तो आपकी मर्जी है, आप इसको मीटर में कन्वर्ट करना चाहते हो या सेंटीमीटर ना चाहते हो। मैं 1 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। एक सिलेंड्रिकल वाटर टैंक है, कुछ इस तरह की होगी, उसकी जो हाइट है वो हाइट इसकी है 140 सेंटीमीटर, और इसका जो बेस का डायमीटर है वो है डी, डी इज इक्वल टू, यहाँ पर एच इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो देयरफॉर इसका रेडियस जो है वो होगा 100 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 50 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें इसका वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम इसका जो है वो बराबर होता है पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ आर मीन्स रेडियस और एच मीन्स हाइट, और पाई जो है एक इरेशनल नंबर है जिसकी अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू हम देते हैं 22/7। 22/7 दिया वैल्यू, इंटू रेडियस यहाँ पर 50 है, हम आर की जगह 50 लिख देंगे और ऊपर स्क्वायर, और एच एच की जगह हम लिखेंगे 140। 7 1 आर 7, 7 2 आर 40, 7 0 आर 0, तो यहाँ कुल मिलाकर बचा 22 इंटू 50 होता है 2500 इंटू 200, सॉरी 20। तो इन सब का मल्टीप्लिकेशन करना है। मल्टीप्लिकेशन हम पहले करेंगे 22 को 2500 से, तो ये आएगा 25 2, ये आएगा 55 और 000, फिर 20 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 55 प्लस 55 होता है 110, तो ये आएगा 110, और उसके बाद कितने ज़ीरो है, ये हो गया 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4, ये सेंटीमीटर क्यूब, ये है इसका वैल्यू। इसका वैल्यू यानी कि इसका वॉल्यूम जो है वो आ रहा है 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख 11 लाख सेंटीमीटर क्यूब आ रहा है। लेकिन क्वेश्चन में लिखा है आपको लीटर्स में निकालना है, लीटर्स में। याद रहे कि 1 लीटर जो है वो बराबर होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब के। तो इसका मतलब है अगर हमें सेंटीमीटर्स को लीटर बनाना तो डिवाइड करना पड़ेगा, जो वैल्यू निकला उसको डिवाइड करना है, यानी कि 11 लाख जो है उसको डिवाइड करना होगा 1000 से। तो नीचे के 3 जीरो ऊपर के 3 जीरो कट होंगे, तो यहाँ आंसर निकला 1100 लीटर्स। ये आपका आंसर है, और इसके साथ ही हमारा मॉडल पेपर जो है मैथमेटिक्स का ये कंप्लीट हुआ। अल्लाह आपको भी और हम सबको कामयाब करे। अस्सलामु अलैकुम।